हेलो हेलो चेक, हेलो चेक। क्या आवाज़ जा रही है आप लोग के पास? आवाज़ सुनाई दे रही है? यस हो ना? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगर आवाज़ अच्छे से जा रही है तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि जो भी हम टेस्ट लेंगे ऑफलाइन में उसका सलूशन यूट्यूब पे ऑनलाइन के थ्रू मिलेगा। तो आज हम उसी को सलूशन देने जा रहे हैं। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठे और जो भी क्वेश्चन आपको अगर टेस्ट पेपर में नहीं बना होगा वो समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन थे जो टोटल 100 मार्क्स के थे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है क्वेश्चन, हम रीड कर देंगे, लिखेंगे नहीं क्वेश्चन। द्विघात बहुपद 6x² -3 -7x के शून्यक निकालें। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन शून्यक निकालने के लिए बोल रहा है और हमने शून्यक निकालने के लिए बताया था इजी पूर्वक कि शून्यक निकालना है तो उस बहुपद के इक्वल टू 0 मान लो। ऐसे हम पूरा कॉन्सेप्ट ऑफलाइन में दे चुके हैं कि शून्यक क्या होता है, कैसे निकाला जाता है और शून्यक का मायने क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, वो सारा हम बता चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ हम सॉल्यूशन देंगे। तो शून्यक निकालने के लिए हमने बताया था कि उस बहुपद के इक्वल टू 0 मान लेंगे। यानी कि अगर बहुपद px है तो px इक्वल टू हम लोग क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो 0 मान लेते हैं। तो ये बहुपद दिया गया है 6x² -3 -7x। इसका बोल रहा है कि शून्यक ज्ञात करें। तो शून्यक ज्ञात करना काफ़ी ईजी है। इस बहुपद के इक्वल टू क्या मानेंगे हम लोग, 0 मान लेंगे। और जैसे हम लोग क्लास 8 में गुणनखंड ज्ञात करते थे, फैक्टर ज्ञात करते थे, वैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो हम लोग 0 मान लेते हैं इक्वल टू 0। तो क्या क्या करते थे, पहले अरेंज कर लेते हैं। 6x² -7x -3 इक्वल टू 0। इसी के हमने अरेंज कर लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे 6x²। तो ये जो ब्रेक होगा 9 दूनी 18, यानी कि ऐसे होगा -3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो कॉमन है वो लेंगे। तो यहाँ पे कॉमन क्या है 3x। तो 3x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा कितना 2x, यहाँ बचेगा -3 और इन दोनों में कॉमन 1। तो 2x -3 इक्वल टू 0। अब ये दोनों एक जैसा है तो इसको 1 लिख लेते हैं, 2x -3 और इन दोनों को मिलाकर 1, 3x + 1 इक्वल टू 0। अब ये 0 कब होगा, ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, तब ना 0 × 0 इक्वल टू 0 होगा। तो एक बार इतना बराबर 0 कर लेते हैं और एक बार इतना बराबर 0। तो 2x -3 इक्वल टू 0 तथा 3x + 1 इक्वल टू 0। अब ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये गुना में उधर जाएगा तो भागा में। तो एक शून्य का निकला कितना 3/2। दूसरा निकाल लेते हैं, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, गुना में है तो भागा में। दूसरा शून्य का निकला -1/3। तो ये दो शून्य हमारे पास है। यानी शून्य का अर्थ होता है कि अगर इन दोनों वैल्यू को हम लोग इस बहुपद में पुट करेंगे तो इसका मान शून्य के बराबर आ जाएगा। इसीलिए इसको शून्यक बोला जाता है, यानी कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बोला जाता है। आई थिंक कि आपको एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। तो अगर सुमंत, सनी, रोहित अगर किसी को समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आपको जहीं समझ में आ रहा है तो आप विदाउट हेजिटेशन, विदाउट फियर पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ा खांसी हो गई है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है एक द्विघात बहुपद निकाले
जिनके शून्यकों का योग √2 है और गुणनफल 1/3 है। इसका द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोल रहा है आपसे। जो दिया गया है वो पहले हम लोग लिख लेंगे, और हमने द्विघात बहुपद को निकालने के लिए अच्छे से हमने बताया था कि कैसे निकाला जाता है। आप रिवीजन नहीं किए हैं तो ये आपका मिस्टेक है, मेरा नहीं। तो चलिए हम लोग बता देते हैं ये वाला। आपके पास गिवन है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, गिवन है √2 गिवन है, और गुणनफल है शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया है 1/3। तो यहाँ पे आप हम लोग द्विघात समीकरण की व्यापक रूप से निकालेंगे। पहले ABC हम लोग चुन लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बड़ा फार्मूला होता है -B/A, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे A का मान 3 है, लेकिन यहाँ पे अगर करें तो A का मान 1 है। इसका मतलब दोनों जगह A का मान सेम नहीं है। आखिर यहाँ भी A है और यहाँ भी A है, तो दोनों जगह A का मान भी सेम होना चाहिए था। तो पहले हम लोग A का मान को सेम करेंगे, वैल्यू को सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा खांसी हो गई है दोस्तों, इसीलिए आप कोऑपरेट करें। थोड़ा वीडियो के बीच बीच में डिस्टर्ब होगी तो आप थोड़ा मैनेज करेंगे। जैसे यहाँ A का मान 1 था और A का मान यहाँ 3 था, दोनों को सेम करना है। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड भी कर देंगे ताकि कोई भी फ़र्क ना पड़े। तो 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं नीचे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा ताकि 3 से 3 कट जाए। तो ऊपर वैल्यू क्या आया, फाइनल वैल्यू -3√2 और नीचे 3, और यहाँ था 1/3। आप दोनों जगह देख रहे हैं कि A का वैल्यू सेम हो गया है। तो यहाँ पे A का वैल्यू कितना है 3, और B का वैल्यू, ये वाला माइनस को उधर चिपका दें तो ये हो जाएगा -3√2, और C का वैल्यू 1 है। आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ये होता है ax² bx + c। यही हमने लिखाया था, जहाँ पे a ≠ 0 और ABC जो होना चाहिए रियल नंबर होना चाहिए, ये हमने लिखाया था। A का मान कितना 3, तो 3x², B का मान तो -3√2 × x, और C का मान 1, तो ये प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे माइनस कर दो और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये काफ़ी इजी था, लेकिन आप लोग टेस्ट में नहीं बना पाए, ये आप रिवीजन नहीं किए होंगे या तो आप अच्छे से समझे नहीं होंगे, दो ही बात हो सकती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जो भी संख्या दिया गया है उसका अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, और ये हमने अच्छे से बताया था कि अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन होता है कि ये अभाज्य संख्या के रूप में ही लिखा होना चाहिए। तो पहला 156 और फिर 3825 है, 2 गो है, तो 156 यानी कि 156। तो इसको जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 2 से लगा दो, फिर 2 से लगा दो, फिर 3 से लग जाएगा,
13 तिया 39, फिर 13 से 1 बार में। अब इसी को लिखना होता था 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 कितना बार है? 2 बार, तो हो जाएगा 2 के पावर 2, 3 की पावर 1 लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये हो जाएगा इसका क्या, 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। दूसरा है 38 25। 38 25। अब लास्ट में देखिए कि 5 है, तो ये 5 से तो कट जाएगा, क्योंकि आप डिविजिबिलिटी रूल तो पढ़े होंगे कि 5 से डिविजिबल कब होता है, जब उसके लास्ट में 0 हो या तो 5 हो। तो लास्ट में यहाँ पे 5 है, तो 5 से आराम से लगा सकते हैं। तो हमने 5 से डायरेक्ट लगा देते हैं। 5 से जब लगाएंगे तो 7 पचे 35, 3 6 पचे 30, 5 पचे 25 ऐसे लगेगा। फिर लास्ट में 5 है, तो 5 से लगा देते हैं। तो 5 से लगेगा तो 15 पचे 75, 5 तिया 15। अब यहाँ पे 5 3 8 1 9, यानी कि 3 से लग जाएगा। तो 3 से लगाओगे तो 5 तिया 15, एक कॉमन बार में, फिर 17 तिया कॉमन, फिर 17 बार में। अब इसको लिख लो 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, ये है। तो 5 कितना बार है? 2 बार, तो 5 के पावर 2। 3 कितना है? 2 बार, तो 3 के पावर 2। 17 है तो 17, और ये हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड। काफ़ी इजी था। चलिए अब हम लोग, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 था, नहीं 3 था। अब हम लोग 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं। ये सिर्फ इसमें क्वेश्चन राइट है और कुछ भी राइट नहीं है। तो कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात करना है और LCM भी ज्ञात करना है। तो चलिए इसे भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे होगा, और अपना अपना आंसर मैच करते जाएंगे, ताकि आपको पता लगे कि आप टेस्ट में कितना नंबर ला पाए हैं। चलिए इसमें 2 क्वेश्चन है 4 का। पहला 12 15 21, यानी कि 12 15 21 का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो हम निकाल लेते हैं। पहले 4 का था फर्स्ट, 12 15 21, 12 15 21। तो सबसे पहले हम जितने भी संख्याएं हैं उसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो 12 को लिख देते हैं 2 2 3, 12 को लिख दिया। 15 को कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 5। 21 को 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। अब इसका हमें पूछ रहा है LCM। तो LCM हमने बताया था कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, बट एक्सपोनेंट में हम लोग हाईएस्ट पावर को लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 2 2 2 बार है तो इसको और अरेंज करके लिख देते हैं 2 के पावर 2 और 3, और बाकी ये तो ज्यों का त्यों रहेगा। तो कॉमन यहाँ पे 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको लिख देते हैं 2 के पावर 0, क्योंकि 2 के पावर 0 1 ही होगा। यहाँ भी नहीं है 2, तो 2 के पावर 0। 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, तो इसमें लिख देते हैं 5 के पावर 0, ताकि 1 इसमें नहीं है, तो इसको में लिख देते हैं 5 के पावर 0। 7 यहाँ है, 7 यहाँ नहीं है, तो 7 के पावर 0, फिर यहाँ पर 7 के पावर 0। अब क्या क्या कॉमन मिल रहे हैं, पहले 2 2 2 सब कॉमन मिल रहा है। 2 के पावर 0 1 होता है, 2 के पावर 0 1 होता है, और 1 को लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो LCM में लिस्ट होता है
बट एक्सपोनेंट में हाईएस्ट पावर को उठाया जाता है। तो 2 2 2 कॉमन है, लेकिन हाईएस्ट पावर कितना है 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 लेंगे। 3 3 3, तो यहाँ तो 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो सिंपल खाली 3 ले लेंगे। 5 5 5, तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है 5 है, 5 के पावर 1। 7 7 7, तो ये हो जाएगा 7। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 12, 12 5 60, 60 यानी कि 420 हो जाएगा इसका LCM। अब है HCF की बारी कि इसका HCF क्या होगा। तो HCF हमने बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि बट एक्सपोनेंट में जो रहेगा उसको लिए पावर जिसका कम रहेगा उसको उठाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 2 2, तो 2 2 2 कॉमन है, बट सबसे कम पावर देखना है HCF में। तो सबसे कम पावर तो 2 की पावर 0 का है। 3 3 3, तो सबसे कम पावर 3 के पावर 1 है। 5 5 5, तो सबसे कम पावर 5 की पावर 0। 7 7 7, तो सबसे कम पावर इतना, तो इसका HCF कितना आ जाएगा 3। ये हो गया इसका LCM और इसका HCF। दूसरा क्वेश्चन क्या था इसी का, 8 9 25, 8 9 एंड 25। आई होप कि शिवम आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। सुमंत आपको भी बोल रहे हैं, सभी स्टूडेंट का बोल रहे हैं, सुमंत, सोहित, रोहित, सुजीत, जितने भी स्टूडेंट हैं सबको अगर समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 9 25, 8 9 25, तो इसका भी क्या करा आपको LCM और HCF 8 9 एंड 25। तो पहले अभाज्य गुणनखंड याद करेंगे जैसे हमने बताया था जी क्लास में। तो यहाँ पे देख लेते हैं, चुनू क्या करेंगे, चुनू 8 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड को फाइंड करेंगे। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 × 2 × 2 यानी 3 टाइम्स, यानी कि इसको डायरेक्ट लिख देते हैं ऐसे, ऐसे होगा ना। तो इसको लिख देते हैं 2 की पावर Q। 9 का 3 × 3, तो इसको लिख देते हैं 3 की पावर 2। 25 का 5 × 5, इसको लिख देते हैं 5 की पावर 2। सबसे पहले LCM बोल रहा है तो LCM ज्ञात कर लेते हैं। LCM हमेशा याद रखना कि ऐसे तो होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जब मल्टीपल में जाइएगा तो लिस्ट कॉमन ले जाते हैं, बट इसमें जब एक्सपोनेंट की बात होगी यानी कि पावर वाले में चूज करना होगा तो हाईएस्ट वाला चूज कीजिएगा। तो यहाँ देखो यहाँ इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, तो बना लेते हैं। 2 की पावर 0 लिखेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, तो ये तो 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भी 2 की पावर 0, इसमें 3 है इसमें नहीं है, तो यहाँ पे 3 की पावर 0, यहाँ भी सॉरी यहाँ नहीं है तो यहाँ 3 की पावर 0, यहाँ 5 है यहाँ नहीं है तो यहाँ 5 की पावर 0 और यहाँ 5 की पावर 0 हमने बना लिया ताकि सभी संख्याएं कॉमन मिल जाए। अब इसमें क्या है, जो भी कॉमन मल्टीपल यानी कि जिस हाईएस्ट अति लेंगे कंपोनेंट जिसका रहेगा ज़्यादा पावर ज़्यादा रहेगा तो 2 2 2, तो सबसे ज़्यादा पावर 2 के पावर 3 है। LCM में सबसे ज़्यादा पावर वाला 3 3 3 सॉरी 3 3 3, तो 3 के पावर 2, 5 5 5, तो 5 के पावर 2। आप इसको मल्टीप्लाई कर लें आपका आंसर आ जाएगा। HCF में सबसे कम पावर वाला लिखेंगे, 2 के पावर 3 है, 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0, तो क्या लेंगे 2 की पावर 0 है जिसका कम पावर रहेगा।
3 के पावर 0, 3 के पावर 2, 3 के पावर 0, 3 के पावर 0, 5 5 5 कम 5 की पावर 0, तो इसका HCF कितना होगा 1। काहे कि ये भी होगा 1, ये भी होगा 1, ये भी होगा 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो इसका HCF कितना होगा 1, और LCM आप इसे मल्टीप्लाई कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इतना तक समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें ताकि आपको अच्छा लगे। ऑनलाइन वाले लोगों के लिए भी बोल रहे हैं और जो ऑफलाइन देख रहे हैं आप लोग जाके अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। ऑनलाइन तो आप देख ही रहे हो। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। 35, 6, 7 बताते हैं, थोड़ा देरी वेट कर लें। जो आगे इजी सवाल है वो उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ताकि आपको भी अच्छा लगे। जैसे हम बहुपद हमने पढ़ाया था कि बहुपद को जो पावर होना चाहिए सिर्फ वो होल नंबर होना चाहिए, यानी कि पूर्ण संख्या होना चाहिए। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव में होता है पावर तो उसको बहुपद नहीं कहेंगे। अगर कोई वेरिएबल रूट के अंदर होता है तो उसको बहुपद नहीं कहेंगे। अगर कोई वेरिएबल भाग के नीचे होता है यानी कि बट्टा के नीचे होता है उसको बहुपद नहीं कहेंगे। तो वही इसी पे बेस्ड था कुछ क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा था निम्न में से कौन कौन बहुपद नहीं है। निम्न में से कौन कौन बहुपद नहीं है। तो फर्स्ट देखो ऐसे था x³ - 5 √x + 10। अब इसको बताना था कि बहुपद है या नहीं है। तो ऐसे तो जानते हैं कि बहुपद यानी कि वेरिएबल को जो पावर होना चाहिए पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। लेकिन अपना लैंग्वेज में समझाने के लिए हमने बताया था कि कोई भी वेरिएबल रूट के अंदर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएबल रूट के अंदर है तो ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस रूट x को आप ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 1/2 और 1/2 क्या पूर्णांक संख्या नहीं है। दूसरा था y की पावर 6 + 6, ये बहुपद है कि नहीं? तो ये बहुपद है। कैसे कि इसका जो पावर है पूर्णांक है, इसको लिख सकते हैं ऐसे 0, तो ये भी पूर्णांक है, तो यानी कि ये बहुपद है। तीसरा है √7 x की पावर 6 + 2x² - 7x। इसको बताना है कि ये बहुपद है या नहीं है। चुन्नू आप ध्यान से देखेंगे, आपको समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे वेरिएबल है उसका पावर पूर्णांक है, यहाँ भी पूर्णांक है, यहाँ भी पूर्णांक है, यानी कि यहाँ पे 1 है तो 1 तो पूर्णांक है, तो यानी कि ये बहुपद है। नेक्स्ट अब देखिए दोस्तों, इस बहुपद को आप ध्यान से देखेंगे। हमें आगे x के कोफिशिएंट से हमको लेना देना नहीं है। कोफिशिएंट कुछ रहे, पॉइंट में रहे, पूर्णांक में रहे, फ्रैक्शन में रहे, भिन्न में रहे, कुछ में रहे, उससे हमको तो लेना देना है नहीं। हमको सिर्फ मतलब है वेरिएबल के पावर से। तो पावर यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ तो पास हो गया। बट यहाँ x के पावर कितना फ्रैक्शन में है 2/5 है। क्या ये पूर्णांक संख्या है? नहीं, तो ये बहुपद भी नहीं होगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे जो क्वेश्चन आगे इजी है मैं उसी को बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप भी को भी
शुरुआत इनिशियली में समझने में अच्छा लगे और लगे कि कोई भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था। चलिए, क्या कह रहा है कि यदि HCF 306 एंड 656 इक्वल टू 9, यानी कि 306 और 657 का जो LCM है 9 दिया गया है, तो कह रहा है इसका नहीं, HCF दिया गया है 9 और बोल रहा है कि LCM क्या होगा। तो हमने बताया था कि for to any नंबर, सिर्फ दो संख्याओं के लिए, कि लसा इंटू मसा एंड उन दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो आपका क्या गिवन है वो क्वेश्चन नंबर 11 था, और लिख लेते हैं जो गिवन है। गिवन है HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9। ये इसका HCF गिवन है और आपसे पूछ रहा है इसका LCM ऑफ इसका, कि आखिर इसका HCF क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। आप ट्राई करना चाहोगे तो ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। पहले वीडियो को पॉज कर लें तब आप ट्राई करें। तो चलिए, आई होप कि आप लोग बना लिए होंगे और हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। तो हमने बताया था कि HCF इंटू LCM इक्वल टू होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल। HCF गिवन कितना 9, LCM निकालना है इसका, तो LCM को LCM रहने देते हैं। दो संख्या कौन कौन है, 306 एंड 656, यही दोनों था। अब ये गुना में है बाबू, उधर जाएगा तो भागा में। 306 एंड 656 अपॉन 9, इसको कट करेंगे तो ये 3 और ये कटेगा 10, तो यह 30 और 3 दूनी 6, फिर 3 से कटेगा 3 3 9, 4 3 12, तो इसका LCM हो जाएगा 34 इंटू 657। इन दोनों नंबर को आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 654 इंटू 34, 7 चौके 28, 7 में 2, 5 चौके 20, 20 2 22, 7 में 2, 6 चौके 24, 24 2 26, 7 21, 7 में 2, 5 15 2 17, 7 में 1, 6 18 1 19, 8 3 7 6 13, हाथ में 1, 9 2 11, 1 12, यानी कि 22 33 8। LCM कितना आया, 22 33 8, ये आया इसका LCM। तो ये तो काफ़ी ईजी था, HCF दिया गया था, आपसे पूछ रहा था LCM। चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा पानी पी लेते हैं दोस्तों। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें बताया गया था 12 क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n के अंत में शून्य आ सकता है या नहीं। तो यही तो जांच करना था कि 6 के पावर n के अंत में शून्य आ सकता है या नहीं। तो चलिए, इसे हम लोग देख लेते हैं कि आएगा या नहीं आएगा। ऐसा क्वेश्चन हम बार बार बताए हैं, बट आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं, इसी वजह से आप लोग
आपको प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, नहीं क्वेश्चन बना पाते हैं। जब तुम लोग रिवीजन करोगे तो यकीन मानो कि आप मैथ में कहीं से भी सवाल पूछे आप 100 आउट ऑफ 100 ज़रूर ला पाओगे, अदरवाइज नहीं। प्रैक्टिस के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए 6 के पावर n के अंत में बोल रहा है कि अभी इसके लास्ट में 0 हो सकता है। जैसे ऐसे कोई संख्या ऐसे है बाबू, तो इसके लास्ट में 0 है ना, तो वही बोल रहा है कि 6 के कोई भी पावर करे तो क्या लास्ट में 0 आ सकता है। यही को वेरीफाई करना है। जहाँ n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो n क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। यहाँ पे हम शॉर्ट में बता रहे हैं, पूरा लिख के नहीं बताएंगे, क्योंकि ऐसे भी आपको अच्छे से बताया जा चुका है। सिर्फ हम शॉर्ट में बता रहे हैं। तो पहले हम लोग ऐसे ही जांच करते हैं। अगर बाबू n की पावर 1 रखते हैं तो 6 की पावर 1 होगा, ये होगा 6, क्या आया नहीं। 2 रखेंगे तो 6 की पावर 2 होगा, तो ये हो जाएगा 36। 3 रखेंगे तो 216। 4 रखेंगे तो कितना आएगा, 4 रखेंगे तो 216 इंटू 6, 6 6 36, 16 96, 9 12 96। तो यहाँ पे क्या देख रही है, यहाँ जब 6 आया, इसके लास्ट में 6 आया, इसके 6 आया, इसके 6 आया, ऐसे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितनों भी ले लोगे तो लास्ट में 0 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? 0 आने के लिए हमने बताया था कि 2 और 5 उसमें शामिल होना ज़रूरी है। इन दोनों को अगर उसके प्राइम फैक्टर के रूप में शामिल है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में शामिल है, तभी बोल सकते हैं कि उस संख्या के लास्ट में 0 आएगा, अदरवाइज आप नहीं कह सकते। तो देखो अगर 6 के पावर n है बाबू ऐसे, तो इसको 6 लिख सकते हैं 2 इंटू 3 के पावर n। तो 2 तो है, बट इसके साथ 5 आना चाहिए था, लेकिन 5 तो आया नहीं। और 0 लास्ट में किसी भी नंबर के 0 आने के लिए उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में 2 और 5 तो नेसेसरी आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है बट 3 5 तो नहीं है। 2 प्रेजेंट है बट 5 प्रेजेंट नहीं है। तो कोई भी पावर क्यों ना कर लो। अगर पावर देखो 20 कर लेते हैं, 2 इंटू 3 की पावर 20, तो इसको क्या लिखेगा, 2 की पावर 20 इंटू 3 की पावर 20। 5 तो नहीं आएगा ना। अगर 40 कर रहे थी, इसको कर देते हैं 15, तो 2 की पावर ऐसे 2 की पावर 15 इंटू 3 की पावर 15, तो ये तो सही है, बट इसके साथ 5 भी आना चाहिए था। 5 की पावर कुछ और, एक ही क्यों ना हो, 2 ही क्यों ना हो, लेकिन 5 भी आना चाहिए था, लेकिन 5 तो आया नहीं। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि 6 के पावर n के अंत में कभी भी 0 नहीं आ सकता। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, बट आप लोग नहीं बना पाए, मुझे बहुत दुख है, खेद है। ये अगर समझ में आया है तो आप यस टाइप करेंगे। यकीन मानो अगर बोर्ड में आप लोग को 100 में 100 लाना है, तो जो भी हम बताते हैं उसको कम से कम 2 बार डेली रिवीजन करें, ज़रूर करें। अगर नहीं करोगे तो लाना मुश्किल हो जाएगा। और हम वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हम जिधर तिधर से क्वेश्चन ला के बता दे रहे हैं। जो क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए बेहद ज़रूरी है, जो आ सकता है, 90% चांस है कि ये क्वेश्चन आ जाएंगे, उसी क्वेश्चन को हमने उठाया है। लेकिन आप लोग को समझना होगा कि सर हम लोगों के लिए ही है, इतना मेहनत कर रहे हैं। और आप लोग शेयर भी कर दे वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट, और दोस्तों से सब्सक्राइब और ख़ुद सब्सक्राइब कर दें अगर वीडियो पसंद आ रहा है। इसमें जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो आपको अच्छे लग रहे हैं तो ही आप सब्सक्राइब कमेंट लाइक शेयर एंड कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में बैठते हैं। 13 में क्या करा है, जैसे हमने ऑफलाइन में बताया था
ऐसे कुछ होता नहीं है, लेकिन दे दिया था कि बहुपद को कैसे पहचान करेंगे, उसका नियम बताओ। तो ऐसे तो पहचान करने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्या कि उसका वेरिएबल के पावर क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, यानी होल नंबर होना चाहिए। बट हमने सेपरेट करके अपना लैंग्वेज में समझने के लिए आप लोग को अलग से लिखाया था। क्या लिखाया था? पहला कि किसी भी वेरिएबल रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, पहला। दूसरा, वेरिएबल की पावर भिन्न नहीं होनी चाहिए। तीसरा, वेरिएबल बाटा के नीचे नहीं आना चाहिए। और चौथा, वेरिएबल के पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव हो जाता है तो इसको बहुपद नहीं कहेंगे। ये थे। और बहुपद के कितने प्रकार के होते हैं? बहुपद हम ऐसे स्पेशली 3 बताए थे घात के आधार पर। क्या? रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद एंड त्रिघात बहुपद। घात के आधार पर, ऐसे पद के आधार पे और होते हैं 3, 4, एक पद, द्विपद, त्रिपद एंड ऐसे होते हैं। चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है परिमेय और अपरिमेय संख्या को परिभाषित करें और उदाहरण दें। हमने परिमेय संख्या बताया था कि ए नंबर डैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। हमने बताया तो वैसे नंबर जिनको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। और परिमेय के लिखा था कि नंबर डैट कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q इंटीजर Q नॉट इक्वल टू 0। यानी कि जिसको आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसको अपरिमेय बोलते थे। और हमने दूसरा डेफिनेशन लिखाया था पहचानने के लिए कि अपरिमेय संख्या को पहचानना है तो अपरिमेय संख्या का परफेक्ट यानी कि पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता। अगर पूर्ण वर्गमूल निकालोगे तो उसका पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो आप उससे एग्जांपल दे सकते थे, कैसे? √2, √3, √7, √11 ये सब क्या है? अपरिमेय है। और हमने बताया था पाई भी क्या है? अपरिमेय, क्योंकि इसका आप पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकाल सकते। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 20 की ओर। 20 में भी एक क्वेश्चन बोनस के रूप में था। आप परिमेय संख्या की परिभाषा दीजिए और 5 उदाहरण दीजिए। तो आप परिमेय संख्या का परिभाषा हमने बता दिया और इसको उदाहरण 5 को दे देते। पाई दे देते, √2 देते, √3 देते, √7 देते, √11 देते, √13 देते और थे। चलिए, ये तो था 20। 19 में क्वेश्चन कर रहा है संख्या 1 2 2 1 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 5। इसको जांचना था कि ये जो है अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या है तो क्यों अभाज्य संख्या है, और भाज्य संख्या है तो क्यों अभाज्य संख्या है, इसके रीजन भी बताने थे। तो देखिए, हमने बताया था कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की परिभाषा क्लास में हमने बता दिया था कि अभाज्य संख्या के ओनली 2 फैक्टर होते हैं और भाज्य संख्या के 2 से ज़्यादा होते हैं। तो इसको देख रहे हैं कि अगर इसको फैक्टर ज्ञात करने जाओगे तो लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा ही। पहला दूसरा 1 से कटेगा और तीसरा ही खुद से कटेगा। 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 5। तो यहाँ इसका फैक्टर दिख रहे हैं 1 2 3, तो 2 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएंगे? ये भाज्य संख्या हो जाएंगे। तो क्यों? क्योंकि 2 से ज़्यादा
इसका गुणनखंड आ रहा है। जैसे बाबू छोटा एग्जाम्पल 17 है, जैसे हम ये ले ले 24, तो ये किस से कट रहा है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से एंड 14 से। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका जो गुणनखंड आया 8 आया, यानी कि 2 से ज़्यादा है, तो इसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। तो यहाँ पे ऐसे नंबर राइट है, तो इसका तो साफ अर्थ जाइए ना कि लास्ट में 5 है, तो ये 5 से कटेगा, और 1 से कोई भी तो नंबर कट ही जाता है, और 175 से नहीं कटेगा जी, कटेगा। तो इसका 3 फैक्टर। तो इसी प्रकार सिमिलरली यहाँ पे यूज हुआ है कि इसका एक फैक्टर तो 5 होगा, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो ये 5 से तो कटेगा, और दूसरा ये 1 से भी कटेगा, और ये खुद से कटेगा। तो इसका 3 को गुणनखंड हो गया, और 3 को हो गया तो बोलेंगे क्या? भाज्य संख्या। ये हमने बताया था ना, लेकिन आप लोग सुनते कहाँ हैं। चलिए कोई बात नहीं, जब तक तुम लोग अपने से प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई समझ में आने वाला नहीं है। अब आते हैं थोड़ा क्वेश्चन नंबर 15 में। करण निम्न में से कौन शांत दशमलव और कौन अशांत दशमलव है? कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है इनमें से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, ये आपको बताने हैं। तो शांत दशमलव के लिए हमने बताया था कि या तो उसका जो हर होना चाहिए 2 के पावर ऐसे होना चाहिए, या तो 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए, या तो दोनों के 2 के पावर n या तो 5 के पावर n। ऐसे भी रहेगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ऐसे भी रहेगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, और ऐसे भी रहेगा तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ये 3 कंडीशन है दशमलव प्रसार शांत होने का। तो हम लोग बारी बारी से चेक करते हैं। पहला कितना है? 64/445, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। तो हम लोग ऊपर वाले से मतलब नहीं है, ऊपर वाले कोई भी नंबर काहे ना राइट रहे, चाहे कितना भी काहे नहीं राइट हो, उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब हम लोग नीचे वाले नंबर से है, यानी हर वाले नंबर से है। तो 455 का पहले अभाज्य गुणनखंड फाइंड करेंगे, तो ये 5 से लगेगा, 9 टाइम से 9 5 45, फिर एक बार में 7, फिर हो जाएगा कितना 9 1 10 91, 13 7 91, 13 से लगेगा। तो इसका जब 455 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 5 × 7 × 13 आया। तो 5 तो है, बट ओनली 5 नहीं इसके अलावा कितना 7 और 13 आ जा रहा है। तो ये क्या होगा? अशांत होगा। क्या होगा? अशांत दशमलव। देखो, या तो सिर्फ 2 आना चाहिए, या तो सिर्फ 5 आना चाहिए, या तो दोनों आना चाहिए। ये दोनों भाई आना चाहिए। दोनों भाई के अलावा अगर तीसरा नंबर टपक गया तो अब लड़ाई करवा के रख देगा। तो यहाँ 5 तो है, बट 5 के साथ अदर नंबर आ गए 7 13, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेकेंड में बी 17.8, इसका दशमलव प्रसार बताना है कि शांत होगा या अशांत होगा। तो ऊपर वाले नंबर से हमें मतलब तो है नहीं, है नीचे वाले नंबर से। तो 8 का आप कीजिएगा तो ऐसे होगा अभाज्य गुणनखंड, इसको लिखते हैं 2 के पावर 3। तो यहाँ देख रहे हैं 2 के पावर 3 यानी कि 2 के पावर n के रूप में है। तो खाली 2 आए तो भी शांत होगा, खाली 5 आए तो भी शांत होगा, अगर दोनों आए तो भी शांत होगा। बट दोनों के अलावा तीसरा नंबर आ जाए, टपक जाए, तो क्या हो जाएगा? अशांत। तो यहाँ पर खाली 2 है तो क्या हो जाएगा? शांत दशमलव। जब इसको भागा दोगे
तो कुछ डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। अब आते हैं सी में 13.3125 13.3125। अब इसको बताना है तो कितना 13.3125। तो ऊपर वाला नंबर को तो कुछ भी ऊपर में लिखल रहे इससे हमको मतलब नहीं है, हमको नीचे वाले नंबर से मतलब है। तो 31-25 का हम लोग क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड फाइंड कर लेते हैं कि आखिर क्या होगा। इसको इरेज कर देते हैं। आप इस स्क्रीनशॉट ले लें। इकतीस पच्चीस का तो अंत में 5 है ना बाबू, तो 5 से तो लग ही जाएगा। तो 5 से लगेगा ये तो कितना बार में लगेगा 6 5 30 5 दूनी 10 5, फिर 5 से लगेगा 125, फिर 5 से लगेगा 25, फिर 5 से लगेगा 5, फिर 5 से लगेगा 1। कितना है 1 2 3 4 5 5 बार आया। तो यानी कि 31-25 का जो अभाज्य गुणनखंड आया 5 के पावर 5 आया। तो ये तो 5 के पावर के रूप में है और सिर्फ 5 है, 5 के अलावा तीसरा नंबर है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव। लास्ट है 77.210। इसको चेक करना है जी। तो 210 के पहले हम लोग क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ऊपर वाला नंबर क्या है लिखा क्या नहीं लिखा उससे हमें मतलब है नहीं। तो 210 का अभाज्य गुणनखंड फाइंड करते हैं और उससे पता करते हैं कि कौन सा है, शांत है या अशांत है। क्या था 77.210। तो 210 का चाहिए। तो फिर 5 से डायरेक्ट लगा देते हैं 3 7 1। तो हमने 210 का जब फाइंड किया तो कितना आया 2 5 3 7 1। 2 5 तो आया, बेटर है, अच्छा है। कहे कि 2 5 आएगा तो शांत होगा। बट 2 और 5 के अलावा क्या आया, 3 आ गया और 7 भी आ गया। तो तीसरा नंबर आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव। क्या, अशांत दशमलव। आई होप कि शांत और अशांत आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं तो आपके पास मोबाइल है, आपके पास टाइम भी है, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और जस्ट अभी पूछने का प्रयास करें अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, ताकि हमें भी पता चले कि आपको कितना समझ में आया या नहीं आया। क्योंकि चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और शांत और अशांत क्लास में भी बताया गया है। ये आप लोग को सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में सॉल्यूशन है, ताकि आपको ये ना लगे कि सर जो टेस्ट लिए उसका सॉल्यूशन नहीं दिए अभी तक। हम सिर्फ सॉल्यूशन देने के लिए ही यूट्यूब पे आए थे। बाकी आपको देखना है अच्छे से तो सीक्वेंस वाइज से अलग से लेक्चर आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और था क्वेश्चन नंबर 17 में कि सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और उदाहरण दो। हमने क्लास में बताया था को प्राइम नंबर कि आखिर को प्राइम नंबर होते क्या हैं, इसका उदाहरण दीजिए। तो को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या, क्या, सह अभाज्य संख्या, इसी को बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर
तो को प्राइम नंबर के बारे में हमने क्या बताया था कि जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होना चाहिए या उसका HCF एक होना चाहिए, यानी कि दोनों में अगर दो संख्या है का ग्रुप है तो दोनों में एक के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर मैच नहीं होना चाहिए, ये हमने बताया था। या उसका HCF कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए था, उसी को तो बोल देंगे को प्राइम नंबर। तो इसका एग्जांपल देना था 8, 9, इन दोनों में देखो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है एक के अलावा, तो इसका HCF एक है, तो इसको बोलेंगे क्या, सहभाज्य संख्या है 2, 3। ये और दो को प्राइम नंबर हमने बताया था कि हमेशा दो प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम नंबर होंगे, क्योंकि इन दोनों में कुछ मिल भी नहीं करेगा एक के अलावा, तो इसका HCF एक होगा, तो क्या कहलाएगा, सहभाज्य संख्या। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। प्यास लग गया है दोस्तों, थोड़ा पानी पी लेते हैं, तलक आप भी वीडियो को पॉज करके रेस्ट ले लें। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखो, HCF और LCM पे एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल था, ये कि कोई भी स्टूडेंट नहीं बनाया है उसका हम, और सभी नहीं बनाया, न सैनी बनाया, न सुमंत बनाया, न रोहित बनाया, न शिवम बनाया, न चुन्नू बनाया, न अनुराधा बनाई, न रूपा बनाई, कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बना नहीं पाया। लेकिन इस क्वेश्चन को हमने क्लास में बताया था और जितना भी टेस्ट लिया था आउट ऑफ द सिलेबस एक भी क्वेश्चन नहीं था, बट इतना में भी आप नहीं बना पाते हैं तो आप अपने आप को जांच सकते हैं कि हम कितना पे हैं, कितना पानी में है, कितना ऊपर है, कितना गहराई में है, ये आप मेजर कर सकते हैं अपने आप से। इसीलिए आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग पढ़ने का प्रयास ज़रूर करें, कम पर कम 8 घंटा डेली ज़रूर पढ़ें, टाइम निकालें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द ही आने वाला है। 6 मंथ बचा है, इससे ज़्यादा समय बचा नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा था कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका LCM 180 है, तो इसका HCF क्या होगा। फिर से सुनिए, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनके LCM 180 है, तो इसका HCF क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा था। तो देखिए, तो मान लेते हैं कि दो संख्या था, एक संख्या फर्स्ट को मान लेते हैं, पहला संख्या मान लेते हैं, हम शॉर्ट में सॉल्यूशन दे रहे हैं, ज़्यादा हम अति नहीं करेंगे। फर्स्ट संख्या को मान लेते हैं 2x और दूसरा संख्या को मान लेते हैं हम लोग 3x। अब इसका LCM कितना गिवन है, 180 दिया गया है, तो पहले इन दोनों का LCM ज्ञात कर लेते हैं। तो LCM ज्ञात करेंगे, 2x का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 × x होगा, 3x का प्राइम फैक्टराइजेशन तो 3 × अभाज्य गुणनखंड यही होगा, 2x का 2 × x, 3x का 3 × x, और इसका LCM गिवन है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, LCM ही निकाल लेंगे पहले। तो LCM कितना निकलेगा, x कॉमन, तो पावर 1 1 है, 3 इसमें है, इसमें नहीं, 3 की पावर 0 इसमें, 2 इसमें है, इसमें नहीं, 2 की पावर 0, 2 मैच हो रहा है तो हाईएस्ट लेंगे 2 की पावर 1, 3 मैच हो रहा है तो 3 की पावर 1, x मैच हो रहा है तो x की पावर 1, कितना आ गया इसका LCM। और LCM इन दोनों संख्याओं का LCM कितना गिवन है, 180 बाबू,
तो 180 पुट कर देते इधर पट्टी, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6x, गुना में है तो ये कट जाएगा 30 बार में। तो x का मान कितना निकला 30, x का मान 30 निकला। तो यानी कि जो पहला संख्या है, फर्स्ट संख्या 2x था, तो 2 × 30 कितना हो जाएगा 60। सेकेंड संख्या क्या होगा 3x था, तो 3 × 30 दूसरा कितना हो जाएगा 90। इन दोनों को पूछ रहा था आपसे HCF, तो HCF नहीं निकल जाता जी आराम से। HCF कैसे निकलता 60 के पहले भाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते तो आराम से हो जाता। अगर ऐसे नहीं तो यहाँ से अगर HCF फाइंड करना चाहते, अगर पहले यहीं से देख लेते हैं 60 का, तो 2 × 30 15 3 × 5 ऐसे होगा 90 का 2 5 × 15 15 × 45 45 × 90। इसको लिख लेते हैं क्या 2 के पावर 2 3 के पावर ऐसे, और इसको 2 3 के पावर 2 × 5। अब आपको HCF बोला था तो जिसका पावर कम रहेगा 2 मैच हो रहा है, 3 मैच हो रहा है, 5 मैच हो रहा है, तो पावर इसमें किसका कम है 2 के पावर 1, तो 2 के पावर 1 लेंगे। इसमें 3 के पावर 1 और इसमें 5, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 6 5 30। इसका HCF कितना होगा 30। अगर यहाँ से भी जाते थे यहाँ से भी हो जाता। HCF अगर फाइंड करना चाहते तो 2 मैच हो रहा है, तो सबसे कम पावर HCF में लेते हैं तो 2 के पावर 0। 3 मैच हो रहा है तो 3 के पावर 0। x मैच हो रहा है तो कितना हो जाएगा x, तो इसका HCF ये 1 क्योंकि इसका पावर 1 2 के पावर 0 तो 1 3 के पावर 0 तो 1, तो 1 × 1 × x कितना हो जाएगा x, तो x का मान कितना था 30। तो ऐसे भी हो जाता, तो आप लोग इसको बना नहीं पाए थे, खैर कोई बात नहीं। चलिए आई होप कि ये समझ में आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, पूछिए। अगर कहीं भी डाउट है एनी क्वेश्चन तो आप यू कैन आस्क मी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर डाउट नहीं है तो। हाँ, आपसे क्या कह रहा था, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में। कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफलों का योग और तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2 है, -7 है और -14 है। ये दिया गया है आपसे। क्या क्या गिवन है, शून्यकों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 2 है, और 2 को अल्फ़ा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा और अल्फ़ा गामा -7 गिवन है, और गुणनफल अल्फ़ा × बीटा × गामा कितना है -14 है। तो त्रिघात बहुपद पूछ रहा है, त्रिघात बहुपद। देखिए चाहे तो आप ऐसे बना सकते हैं कि ये क्या होता है -b/a, ये c/a और ये -d/a होता है फार्मूला में, ये तो पढ़े हैं। तो ABC पहले आप चूज कर लेते हैं कि ए का मान है 1, क्या कि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये तो हर जगह सेम है, तो कोई परेशानी है नहीं। B का मान यहाँ पे -2 है, ये माइनस इधर चिपका देंगे। C का मान कितना है -7 है, और D का मान कितना है 14 हो जाएगा, ये माइनस इधर चिपक जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस
और इसका व्यापक रूप जानते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमने लिखाया था ए नॉट इक्वल टू 0। ये त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप होता है। अब ए बी सी डी का मान पुट कर दो। ए का मान है तो 1x क्यूब, माइनस है तो माइनस हो जाएगा डायरेक्ट 2x स्क्वायर, फिर हो जाएगा -7x प्लस 14, और ये हो जाएगा आपका आंसर। काफ़ी इजी था। या तो आप चाहते तो फार्मूला लगा सकते थे ऐसे, एक्स क्यूब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा प्लस गामा प्लस अल्फ़ा इंटू एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये था फार्मूला। ए का मान तो 1 है तो 1 इधर लिख देते हैं। एक्स क्यूब, इसका मान कितना है 2 था दिया तो 2 लिख देते 2x स्क्वायर। इसका गिवन था -7 तो -7 और x था तो x मल्टीप्लाई में इसका मान गिवन था कितना -14 और माइनस पहले से था तो -14 तो माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो डायरेक्ट कर दो प्लस में और ये हटाओ, ये हो जाता आंसर। दोनों जगह आंसर क्या है सेम आया। तो आप ऐसे करते या ऐसे करते, फार्मूला का यूज करते फिर भी सेम आता, और व्यापक रूप का यूज करके बनाते फिर भी सेम आता। आई थिंक चलिए अब हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो भी छूट गया है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं, 5-6 क्वेश्चन छूटा होगा। आप इसे समझ गए होंगे आई होप। इसके बाद जो भी क्वेश्चन है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप अच्छे से समझेंगे और समझने के साथ साथ आप वीडियो को देखने के बाद आप खुद से रिवीजन करेंगे। जो भी हम इस वीडियो में बताए हैं, जो भी क्वेश्चन को रिवीजन करवाए हैं, वो आप खुद से रिवीजन करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको कितना समझ में आया या नहीं समझ में आया खुद से बनाने के बाद ही पता चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। कह रहा है कि px को gx से भाग दीजिए। क्या कह रहा है, px को gx से भाग दीजिए और भागफल और शेषफल बताइए। यानी px गिवन है, लिख दे रहे हैं। px जो है गिवन वो है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और gx हमारे पास जो गिवन है वो गिवन है x स्क्वायर माइनस 2। अब px को gx से भाग देना है, और भाग देने के बाद जो भी आएगा भागफल और शेषफल वो आपको बताना है कि कितना भागफल होगा कितना शेषफल होगा। जैसे हम एक छोटा एग्जाम्पल उठाएं कि अगर हम बोले आपसे कि 2 को 5 से 5 में भागा दो, 2 से 5 में भागा देने पे भागफल और शेषफल बताओ, तो आप इजी पूर्वक बता सकते हैं। तो 2 दूनी 4, इसका आएगा शेषफल 1 और भागफल आ जाएगा 2। तो ये ऐसे ही इससे इस बहुपद से इस बहुपद में भागा देना है और बताना है कि उसका शेषफल कितना बचेगा और भागफल कितना बचेगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आप समझे वैसे ही वहाँ पे भी करना है। तो चलिए, भागा देने के लिए हमने बताया था कि इससे भागा देना है तो ये राइट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2, और इसमें भागा देना है तो इधर राइट कर लेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म में भागा देना है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है एक्स क्यूब और यहाँ पे एक्स स्क्वायर,
तो भागा देंगे तो कट जाएगा कितने बार में, x बार में। तो ये वाला जो x आएगा यहाँ पे लिखेंगे आप, और इसी x से आप इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए x से मल्टीप्लाई कीजिएगा x स्क्वायर में तो एक्स क्यू आ जाएगा, और अगर एक्स क्यू आ गया यहाँ वाला आ जाएगा तो जो भागा दिया गया है इसका मतलब वो सही है। अब इस x से गुना करोगे -2 में तो क्या हो जाएगा -2x, तो यहाँ पे लिख देंगे -2x, क्योंकि इसके सामने इसका पावर 1 है तो इसका पावर 1 सेम मेथड वाला के साथ लिखेंगे। अब क्या करते थे भागा में, घटाते थे। अगर ये प्लस है ये प्लस है तो ये नीचे वाला साइन बदल जाता था घटाने के बाद, तो ये कट जाएगा। और ये है तो ये कितना हो जाएगा -3x², और ये बदल जाएगा माइनस में है तो प्लस में, ये हो जाएगा +7x और ये होगा -3। ये हमने ठीक कर लिया। अब फिर वैसे ही करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो इसका पावर 2 है, यहाँ पे इसका पावर 2 है, यानी कि अभी भी लगेगा। जब यहाँ का पावर ज़्यादा हो जाए, इस बहुपद का पावर ज़्यादा और यहाँ पे बहुपद का पावर कम, तो भागा नहीं लगेगा। उस केस में जो बचेगा उसी को रिमाइंडर बोल दिया जाता है। तो यहाँ तो x का पावर 2 है, इसका भी मैक्सिमम पावर 2 है इस बहुपद का, और इसका भी मैक्सिमम पावर 2 यानी कि अभी तो लगेगा। तो यहाँ पे कितना है -3x², और यहाँ इसका फर्स्ट टर्म x², तो x² से x² -3, तो ये कितना होगा -3। अब इसी -3 से गुना करना होगा इसी में, तो ये कितना हो जाएगा -3x², -3 × -2 कितना हो जाएगा +6। अब घटाना चाहिए, तो ये माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में, ये कट जाएगा +7x -9। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि इस बहुपद का जो पावर है मैक्सिमम 1 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ से ये कम हो गया, यानी कि अब भागा लगने वाला नहीं है। तो इट मीन्स कि इसका रिमाइंडर कितना हो गया, शेषफल कितना हो गया, यही हो जाएगा। तो इसका शेषफल हो जाएगा 7x -9 और भागफल हो जाएगा x -3। यही आपसे पूछ रहा था कि भागा जब दोगे तो भागफल कितना होगा और शेषफल कितना होगा। तो भागफल लिख देना x -3 और शेषफल लिख देना 7x -9। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रियल नंबर से, यानी कि वास्तविक संख्या से, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। हर साल ये एक क्वेश्चन वास्तविक संख्या से पूछता ही है सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको साबित करना है। तो हमने साबित करने के लिए अच्छे से बताया है, फिर भी हम बता दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपका सलूशन दिया जा रहा है, तो एक क्वेश्चन भी छूटना नहीं चाहिए। चलिए, कह रहा है कि साबित करें कि √5 जो है अपरिमेय संख्या है। तो साबित कर देते हैं। हम बोले थे कि अगर संभव हो तो मान लेंगे कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या, इसका अपोजिट मानना होता था। तो मान लेंगे कि √5 क्या है, माना ऐसे, माना कि √5 क्या है, परिमेय संख्या है। यही हमने क्लास में मानने के लिए सिखाया था कि अगर आप परिमेय आपको सिद्ध करना है तो इसका अपोजिट मानो कि ये परिमेय है। अगर आप इसे परिमेय सिद्ध कर देते हैं, नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब अपरिमेय होगा, तो इसलिए अपोजिट माना जाता है। तो √5 है तो इसको, अगर इसको हम परिमेय माने हैं तो इसको तो हम लोग P/Q के रूप में लिख ही सकते हैं। और यहाँ पे लिख देना कि P और Q सह अभाज्य संख्या, यानी कि P और Q में कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है।
पी और क्यू क्या है, सहअभाज्य संख्या है, यानी कि पी और क्यू में कुछ भी नहीं कॉमन मिलेगा। अब ऐसे मल्टीप्लाई करो 5√5 पी एस, दोनों तरफ बार करेंगे तो पी स्क्वायर 5 स्क्वायर होगा ये। तो इसका मायने हमने अच्छे से समझाया था कि क्या होता है। जैसे हमने ऐसे बताया था P = 2C, तो 2 डिवाइड्स P, तो यहाँ पे क्या होगा कि 5 डिवाइड्स 5 जो है 5 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि 5 से पी स्क्वायर क्या है, विभाज्य है, हिंदी में लिखे तो विभाज्य है। अब 5 से पी स्क्वायर है तो पी भी विभाज्य होगा, अगर पी क्या है, प्राइम नंबर है, तो 5 से पी भी क्या है, विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। तो इसको लिख सकते हैं कि P = 5C मान लेते हैं। लेट, अगर ऐसा हमने क्लास में बताया है 5C, अब P = 5C मान लिया है, तो इसी को यहाँ पे पुट कर देते हैं हम। तो 5C पुट करेंगे तो इधर हो जाएगा 5C का स्क्वायर और इधर होगा 5Q स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25C स्क्वायर और ये जगह 5Q स्क्वायर, तो 5 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5C स्क्वायर Q स्क्वायर। तो यानी कि ऐसे लिखेंगे 5C स्क्वायर Q स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि 5 जो है Q स्क्वायर की डिवाइड है, 5 से Q स्क्वायर क्या है, विभाज्य है। यहाँ पे हम पूरा डिटेल में नहीं बता रहे हैं, क्लास में बताया गया है। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन ज्वाइन करें, वहाँ पे पूरा डिटेल में बताया जाता है। यहाँ पे सिर्फ जो भी टेस्ट लिया जा रहा है उसका सॉल्यूशन दिया जा रहा है। अगर आपको यूट्यूब पे देखना ही है तो सीरीज़ है अलग से, ट्रिगोनोमेट्री का, नंबर सिस्टम का 9th का है और 10th का ट्रिगोनोमेट्री का है, उसमें डिटेल से बताया है। जब उसमें हम अलग से पढ़ाएंगे तो उसमें अच्छे से बताएंगे डिटेल से कि कैसे क्या होगा। बट यहाँ पे सॉल्यूशन है तो आप समझ जाएंगे, समझने का प्रयास करेंगे। अगर 5 से Q स्क्वायर विभाज्य है तो 5 से Q भी क्या होगा, विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। तो यानी कि ऐसे लिख सकते हैं कि अब यहाँ पे देखो कि 5 से P भी विभाज्य था और 5 से Q भी विभाज्य, यानी कि यहाँ पे 5 से P भी विभाज्य था और 5 से Q भी विभाज्य था, और यहाँ पे कॉमन फैक्टर, यानी कि इट मीन्स कि 5 से P और Q दोनों विभाज्य है, और दोनों विभाज्य यानी कि कॉमन फैक्टर कितना हो गया दोनों में, यानी कि दोनों 5 से विभाज्य थे, यानी कॉमन फैक्टर 5 है। और हमने क्या माना था कि P और Q क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होना चाहिए। यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर 5 हो गया दोनों, क्योंकि यह 5 से ये भी विभाज्य है, 5 से ये भी विभाज्य है। अब ये जब सहअभाज्य संख्या नहीं रहा तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि परिमेय संख्या का दूसरा डिफिनेशन क्या होता है कि वो दोनों जो P और Q क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। ये भी एक डिफिनेशन होता है, लेकिन ये को प्राइम नंबर तो रहा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो आप यहाँ पे लिख दें कि P जो है 5 से Q भी विभाज्य है और P भी विभाज्य है, यानी कि P भी विभाज्य है और Q भी विभाज्य है दोनों, और इसका कॉमन फैक्टर 5 है, और हमने मेहनत की क्या है, सहअभाज्य संख्या। तो ये क्या हो जाएगा, अतः यहाँ पर इसलिए लिख दें हमारी मान्यता गलत हुई कि यह परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या मान्यता गलत हो गया, तो इट मीन्स कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसे इसका दूसरा मेथड भी हमने बताया था ऑफलाइन में, वो काफ़ी इजी था। बट इस चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है कि
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का HCF ज्ञात करें। ये भी हमने क्लास में बताया था। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके 135 और 225 का क्या ज्ञात करें, HCF निकालें। फिर इसके बाद सिर्फ जो क्वेश्चन बचेगा 5 बच जाएगा और 10, बाकी हम सारा बता दिए हैं, तो वो भी हम बता देते हैं। तो पहले हम लोग 135 और 225, 135 और 225 का हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, HCF। आखिर इसका HCF क्या होगा, वो भी यूक्लिड विभाजन थ्योरम द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन थ्योरम क्या कहता था, A = BQ + R। तो जो ग्रेटर नंबर होता है उसको हम लोग लिखते थे क्या, A की जगह पे, और स्मॉलर नंबर से भागा देते थे, तो ये तो हो जाता है ये। कितना बार में, जैसे हम लोग 135 को 225 में भागा देंगे तो एक बार में लगेगा 135, तो ये कितना बचेगा 90। तो ये होता था रिमाइंडर, ये कोसेंट, ये A और इसको B कहते थे। तो A का मान कितना 225, B का मान 135, क्योंकि 135 से भागा दे रहे हैं, क्यों भागफल देखिए कितना है 1, तो इसको लिख देंगे 1, और रिमाइंडर कितना है 90। और ये प्रक्रिया हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर क्या शून्य न आ जाए, जब तक करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, यानी कि जब तक 0 ना आए रिमाइंडर तब तक करते रहना है, यानी कि अंत में 0 ला ही देना है रिमाइंडर को। आप क्या करेंगे, बचपन में याद करो कि ये वाला आ जाता था यहाँ पे, फिर लगाएंगे दो बार में, चाहिए एक बार में, 2 बार में तो ना लगेगा, एक बार में 545। तो इसको A कहेंगे, इसको B कहेंगे, इसको Q कहेंगे, इसको R कहेंगे अबरी में। तो ये हो जाएगा आगे 135, ये फिर आगे फिर 1 + 45, और फिर क्या कर देते, फिर आगे जाओ, ये 90, ये वाला 90 आगे, तो 45 दूनी 90, कट गया, रिमाइंडर कितना बचा 0 बचा, यानी कि अब रुक जाएंगे, इसको B, इसको A, इसको Q, इसको R। तो ये आगे जाएगा 90 और 45 दूनी 90 + 0, यहाँ पे क्या है रिमाइंडर 0 आ गया, R का मान 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो इसका अंतिम भाजक रहेगा, जो अंतिम भाजक रहेगा कोसेंट रहेगा, वही क्या कहलाएगा मसा, यानी कि HCF कितना है या 45। ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि ये समझ पाए होंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देकर जांच करें कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। देखो हम ये बताए थे कि गुणनखंड यानी फैक्टर होने के लिए गुणनखंड तभी आप कह सकते हैं कि आप उसके फैक्टर से यानी गुणनखंड से अगर उस संख्या को भागा दे रहे हैं और अगर उसका रिमाइंडर यानी शेषफल 0 आ जाए तो आप उसको बोल सकते हैं कि उसका गुणनखंड है। जैसे थोड़ा सा एग्जांपल हम बताए थे क्लास में, फिर भी बता दे रहे हैं। जैसे 8 का आपको बोले कि फैक्टर फाइंड कीजिए, तो ये 1 भी होगा, 2 होगा, 4 होगा एंड 8 होगा, यही होगा। 1 से जब भागा दोगे 8 में तब पर भी रिमाइंडर का आएगा 0। 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि 8 का फैक्टर 1 है। 2 से भागा दोगे फिर भी आएगा 0 क्योंकि 8 का फैक्टर क्या है 2। 4 से भागा दोगे फिर भी आएगा 0 क्योंकि 8 का फैक्टर कितना है 4 है। 8 से भागा दोगे फिर भी आएगा रिमाइंडर 0 क्योंकि 8 का फैक्टर 8 भी होता है। तो इसका मतलब क्या समझे कि यानी कि फैक्टर से डिवाइड करने पे उस नंबर में जिसका ये
फैक्टर हम फाइंड किए हैं, 8 का फैक्टर फाइंड किए हैं और इसी फैक्टर से संख्या में डिवाइड करें तो उसके रिमाइंडर कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो यानी कि तो क्वेश्चन 10 जो है यही कह रहा है कि प्रथम पद क्या द्वितीय पद का गुणनखंड है। तो गुणनखंड होने के लिए सिर्फ है कि जब भागा दोगे तो उसका अगर शेषफल 0 आ जाए तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या गुणनखंड, यानी कि प्रथम पद द्वितीय पद का गुणनखंड है। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है, प्रथम पद दिया गया टी स्क्वायर माइनस 3, ये है प्रथम पद, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं प्रथम पद। और सेकेंड पद दिया गया है 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब इसमें पर है प्रथम पद जो है द्वितीय पद का गुणनखंड है, जो टी स्क्वायर माइनस 3 है। टी स्क्वायर माइनस 3 क्या इस पद का गुणनखंड है। तो इससे जब हम लोग इसमें भागा देंगे तो इसका रिमाइंडर अगर 0 बच आ जाए तो बोलेंगे कि हाँ गुणनखंड है, और 0 नहीं आएगा तो बोलेंगे गुणनखंड नहीं है। तो भागा दो, टी स्क्वायर माइनस 3 2 और इससे भागा देना इसमें, तो लिख लेते हैं पहले। अब वैसा ही जैसे हम भागा देने के लिए बताए थे कि प्रथम पद को प्रथम पद से पहले भागा देने का कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा क्या कि यहाँ पे है 2t के पावर 4 और यहाँ है टी स्क्वायर, तो भागा देंगे तो क्या होगा 2t स्क्वायर आएगा, और यही वाला यहाँ राइट करेंगे आप 2t स्क्वायर। अब इसी से मल्टीप्लाई करना हो तो इन दोनों में, तो 2t स्क्वायर से टी स्क्वायर में करेंगे पहले, तो 2t के पावर 4 आ गया। इसका मतलब कि भागा जो दिया गया सही है। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3 में, तो क्या होगा -6t स्क्वायर, तो -6t स्क्वायर इसके सामने लिख देते हैं। अब घटाते हैं तो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो नीचे वाला साइन हमेशा बदल जाता है घटाते वक्त, ये हमने बताया था। ये कट हो जाएगा, यहाँ पे 3t³ और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, क्या हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। फिर यहाँ अभी भी लगेगा क्योंकि यहाँ पे इस बहुपद का जो पावर है मैक्सिमम पावर 2 है और इसका 3 है, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा है, तो अभी तो लगेगा ही। तो प्रथम पद क्या है यहाँ 3t³ और यहाँ t स्क्वायर, भागा देंगे तो 3t में कटेगा, तो यही लिख देंगे प्लस 3t। यहाँ पे ये t है बाबू, आप इसे प्लस नहीं मानेंगे, 3t। अब 3t से मल्टीप्लाई करो पहले इसमें, तो हो जाएगा 3t³, फिर इसमें करोगे तो -9t स्क्वायर माइनस 9t स्क्वायर, बस हो गया। और नहीं है तो ये हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में, घटाने पे कट जाएगा। 9 4 13t स्क्वायर 90 माइनस 12। अभी भी लगेगा क्योंकि यहाँ पे बहुपद का मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी कि बराबर है, फिर भी लगेगा। तो यहाँ डायरेक्ट लगा देते हैं +13 बार में, भागा दे दो वही आएगा। 13 से गुना करोगे तो -13 × 39, -13 × 39, ये तो कट जाएगा बाबू। ये हुआ -90 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, तो 7 और 2,
ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसी को रिमाइंडर क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 है मैक्सिमम पावर, यहाँ पे t का पावर 1 है, यानी कि इससे यहाँ पे छोटा आ गया। अब छोटा आ गया तो इसी को तो रिमाइंडर बोलेंगे। और रिमाइंडर है 0 तो नहीं आया, और 0 नहीं आया तो बोलेंगे कि प्रथम पद द्वितीय पद का गुणनखंड नहीं है। प्रथम पद द्वितीय पद का गुणनखंड नहीं है। प्रथम पद द्वितीय पद का गुणनखंड नहीं है। अगर 0 आ जाता तो बोलते कि प्रथम पद द्वितीय पद का क्या है, गुणनखंड है। चलिए अब टेस्ट पेपर का सिर्फ लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसके बाद हम भी आराम करेंगे। रात का 12 बज रहा है, लेकिन आप लोगों को तो फील रहा होगा नहीं डे में ये सर बता रहे हैं। चलो, सारे बच्चे बैठे थे बट वो सब चले गए, अब सिर्फ अकेला है, तो सलूशन तो देना अनिवार्य है। जो भी छूट जाएगा वो सुबह उठ के आप लोग देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है बाबू, कर सिद्ध करे कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये काफ़ी इजी है, ऐसा क्वेश्चन हमने बताया है। क्या करा 6 + 2 को, तो क्या करेंगे, पहले हम लोग मान लेंगे कि माना कि 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या। अपोजिट मानते थे, अब परिमेय संख्या इसको मान लिए हैं तो इसको तो लिख ही सकते P/Q का फॉर्म का। अब यहाँ पे सिर्फ एक प्रयास रहना चाहिए बाबू कि परिमेय संख्या को अलग करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, और परिमेय संख्या को अलग करने का प्रयास करेंगे। तो हमें क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको तो आप परिमेय माने हैं और ये भी परिमेय है, तो इसको उधर ले चल जाते हैं, और √2 अपरिमेय है तो इसको इधर, तो P-Q - 6 यहीं से आप कर सकते हैं। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, और ये क्या है, परिमेय, और ये क्या है, परिमेय। अब बाबू परिमेय में से परिमेय घटाओगे तो हमेशा क्या आएगा, परिमेय ही आएगा, और इधर तो अपरिमेय है, तो और बीच में बराबर का साइन है। क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर होंगे, नहीं होगा। तो देखो ना, √2 इधर है और ये परिमेय और ये परिमेय, परिमेय में से परिमेय घटाते हैं तो परिमेय कोई भी तो आए, कोई भी आएगा तो परिमेय भी आएगा। और परिमेय सपोज मान लेते हैं कि 3 आया, 7 आएगा, क्या दोनों बराबर है, नहीं। तो यानी कि ये है अपरिमेय और इधर है परिमेय, यानी कि अपरिमेय और परिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं होते और ऐसे संभव नहीं होता, इसलिए जो हम माने हैं इसे गलत हो गया। तो ये क्या है, परिमेय माने हैं क्या है कि परिमेय संख्या है, तो ये गलत हो गया। तो बच्चा क्या, ये गलत हो गया, तो ये क्या है, अपरिमेय। तो 6 + √2 क्या है, अपरिमेय। बाकी आपको डिटेल में जानना है तो हमारे ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करें, वहाँ पे डिटेल में पढ़ाया जाता है। यहाँ पे सिर्फ टेस्ट क्वेश्चन का जो भी बच्चा को समझ में नहीं आ रहा है वो सॉल्यूशन दिया जा रहा है, और आप समझ पा रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों, आज का जितना भी क्वेश्चन था टेस्ट पेपर का, हम सारा सॉल्यूशन वीडियो के थ्रू पहुंचाने का कोशिश किए। अगर कहीं भी मिस्टेक था वीडियो में या कहीं पे आंसर हो सकता होगा, मुझसे भी तो मिस्टेक हो सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे और अगले टेस्ट पेपर में। और बाकी अगर आप लोग को सीरीज वाइज देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का भी सीक्वेंस से वीडियो अपलोड हो रही है। इसके बाद बहुपद का होगा, ऐसे कर के सारा 10th और 9th के लेक्चर अपलोड हो जाएंगे, और 10th और 9th के अपलोड होने के बाद ही 12th एंड 11th का लेक्चर अपलोड करेंगे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट डे।